आपको किसी हुई है, वो तो महंगाई है, मंदी नहीं है। लेकिन क्या मंदी इंडिया में आएगी? हाँ, आसार हैं। इंडिया में मंदी आने के आसार है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल मंदी, पूरे वर्ल्ड में मंदी आने के आसार हैं। अब क्या होगा? मंदी क्यों आ रही है? अब अगर कोरोना से मंदी नहीं आ रही तो अब क्या होने वाला है जो कोरोना से मंदी जो मंदी आएगी? तो हमारा पहला क्वेश्चन, महंगाई तो आपको किसी एक प्रोडक्ट पे होती है। आज आलू महंगा हो गया, आज प्याज महंगी हो गई, सॉक्स महंगी हो गई थी हमारी, है ना, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, ये तो महंगाई है। लेकिन मंदी, रिसेशन, और एक मंदी जो रेट तेज होने की वजह से मंदी आ जाती है, उसे भी हम मंदी ही बोलते हैं, रिसेशन ही बोलते हैं। दोनों ही केस में क्या दिक्कत है? अगर रेट तेज होने के हिसाब से भी मंदी आएगी तो ओवरऑल मार्केट में काम होना सारा बंद हो जाएगा कि रेट इतने ज्यादा हो गए, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, वहां अपनी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई है। अगर रेट तेज होने की वजह से मंदी आएगी, उसे कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि वो कैसे आई होगी? आपके यहाँ प्रोडक्शन करनी बंद हो गई है, सरकार क्या करेगी? प्रोडक्शन हाउस खोल देगी, सबको कहेगी कि माल बनाओ, पैसा हम लगाएंगे। तो वो पैसा आप वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, और सरकार ने सिर्फ माल खरीदने के लिए पैसा दिया, तो वो माल खरीदोगे, सही रेट पे खरीदा है, सही रेट पे ही बेच दोगे, तो ओवरऑल एकदम से वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जो मंदी रेट गिरने की वजह से आती है, रेट ही गिर गया, अब सरकार ये थोड़ी कहेगी जबरदस्ती ज्यादा में खरीद लो। जो चीज आपको 2 रुपए में मिल रही है, अगर मैं आपसे कहूँ आप 10 रुपीज में खरीद लो, इससे मंदी खत्म हो जाएगी, तो आप खरीदोगे थोड़ी? चाहे कोई कुछ भी कर ले, सरकार आपके अकाउंट में 10 रुपए डाल देगी, तब भी आप 2 में ही खरीदोगे उसे। तो वो जो रेट कम होने की मंदी आती है, अगर वो आ जाती है तो वो 2, 3, 4 साल तक रहती है। तो पहले कब कब मंदी आई है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, सारी की सारी वॉर जितनी हो, जब भी वॉर होती है तो जहां जहां वॉर हुई होती है, जहां जहां पर वो झगड़ा हुआ, जिस जिस देश ने उसमें पार्ट किया, वहां पर बम गोले फटने लगते हैं, तो वहां की फैक्ट्री की प्रोडक्शन रुक जाती है। प्रोडक्शन रुक जाती है, सब अपने घर में दुबक जाते हैं या घर छोड़कर भी चले जाते हैं, तो बिल्कुल लॉकडाउन जैसा हो जाता है। इस वजह से वहां पर मंदी आ जाती है। जब 1 साल तक कुछ काम हुआ ही नहीं, तो सारे प्रोडक्ट के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि उसे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हमारी परचेजिंग पावर उतनी नहीं रहेगी कि हम उसे खरीद पाए, क्योंकि हमने कुछ कमाया भी नहीं है। तो तब वो मंदी आ जाती है। तो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, कई कई महीने, कई कई साल तक युद्ध लड़ा गया, तो उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग गए उन देशों को अपनी मंदी से निकलने में, प्रोडक्शन उस लेवल पे लाने में। धीरे 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 सब काम हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जिस जिस देश ने उसमें पार्ट लिया, उस देश में मंदी आई थी। ये हमारा पहला एग्जांपल था। आपके समझ में आ गया होगा कि झगड़ा हुआ तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, पैसा भी कम हो गया, प्रोडक्शन भी कम हो गई। तो ओवरऑल वो 5 चीजें खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतना ही था कि वो 1 या 2 चीज खरीद सके, और वो 1 या 2 चीज उनको वो खरीद लेते थे, और वो भी वो दूसरे देश से मंगा रहे थे। लेकिन उस देश में भी मतलब कि उन्होंने वही चीज खाई फिर जो उनके अपने देश में थी। उन्होंने इंपोर्ट करना नहीं सही समझा, उनका पैसा ही नहीं था इंपोर्ट करने का। तो कई साल तक वो अपनी कुछ चीजें, अब मान लीजिए किसी के पास, किसी देश के पास गेहूं है ही नहीं, तो वो गेहूं किसी और देश से लेता है। तो लेकिन जब वर्ल्ड वॉर होगी, उस पर इतना पैसा नहीं था कि वो गेहूं इंपोर्ट कर पाए, या जितनी क्वांटिटी में वो चाह रहा है इतनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर पाए। मान लीजिए उसके देश में खपत तो है 10,000 करोड़ टन की, वो खरीद रहा है 1,000 टन करोड़। तो 1,000 करोड़ टन में वो तो 10% बंदों को ही दे पाएगा गेहूं। बाकी 90% बंदे जो उसके होंगे, जो उसके देश में होंगे, उन्होंने गेहूं की जगह पर चावल खा लिया, चावल की जगह पर जो उनके देश में उगता होगा वो खा लिया। बहुत सारी चीजों पे वो शिफ्ट हो गए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। उस मंदी से निकलने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल में उनकी अपनी अर्थव्यवस्था सुधरी, लोगों के सबके हाथ में पैसा आ गया, तो अब वो भी गेहूं खाने लगे, उनको गेहूं सस्ता मिलने लगा। लेकिन 3 साल तक तो प्रॉब्लम में रहे ना। तो तब मंदी आई थी जब वर्ल्ड वॉर हुई थी। उसके बाद 1991 में मंदी आई थी बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट क्रैशिंग। शेयर मार्केट क्रैश कर गई थी। शेयर मार्केट क्रैश कर गई थी तो बहुत सारे लोगों के हाथ में से पैसा खत्म हो गया था, और ये बहुत बड़ा रेशो था 1991 में, और कुछ झगड़े भी हुए थे उस साल। तो ये 2 चीजों की वजह से 1991 में मंदी आई थी। उसके बाद 2008 में शेयर क्रैश हुआ था। उसका कारण क्या था? 2008 में एक बैंक था, वो फेल हो गया था। अमेरिका का बैंक था, और इतना बड़ा बैंक था कि उससे वो फेल हो ही नहीं सकता था, ऐसा लोगों को लगता था। जैसे हमारे देश में बड़े बैंक होते हैं ना, HDFC, ICICI, ये इतने बड़े बैंक है HDFC और ICICI, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतने बड़े, ये फेल होने के चांसेस ही नहीं है। मैं भी अभी गारंटी कर सकता हूं कि HDFC और ICICI बैंक फेल हो ही नहीं सकते। और अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक की सिर्फ फेल होने की खबर भी आ जाएगी ना, तो हमारे देश में 2-3 महीने की मंदी आ जाएगी। तो ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकते। ये ऐसे बड़े बैंक हैं, इनके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं और इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि ये फेल होने के चांसेस नहीं है। लेकिन
मंदी तो सही बोलते हैं ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, उसी की वजह से तो मंदी आएगी। एक्सपेक्टेड होगा तो उसे कंट्रोल कर लेंगे, फिर तो मंदी आएगी ही नहीं। तो एक बैंक था जो अमेरिका का बैंक था, ली ब्रदर करके एक बैंक था। तो अमेरिका का एक बैंक था, वो फेल हो गया था, और वो इतना बड़ा बैंक था कि वो उसमें जो है पूरा अमेरिका में मंदी आ गई। इंडियंस का भी कुछ पैसा उसके अंदर था और देशों का भी था। तो ओवरऑल बहुत सारे के सारे देशों ने उस पैसे, जैसे स्विस बैंक है उसमें सबने पैसा जमा कर रखा है, अब मान लीजिए वो फेल हो गया तो सबको हार्ट अटैक आ जाएगा ना। ऐसे ही बैंक ऑफ जो अमेरिका का तो बैंक था ये बहुत बड़ा, ये फेल हो गया था। दो ब्रदर्स का ये बैंक था और ये फेल हो गया। तो 2008 में बहुत लोगों का पैसा डूब गया। उस वजह से ओवरऑल एक मंदी आई, मार्केट में से पैसा बहुत बड़े लेवल पे कम हो गया। और जब बहुत बड़े लेवल पे पैसा कम हो गया तो परचेजिंग पावर ओवरऑल सबकी नहीं घटी। जब जो गरीब आदमी ने उसमें डाला ही नहीं, उसकी परचेजिंग पावर उतनी की उतनी रही। लेकिन क्या हुआ, अब मान लीजिए काम तो वो भी बिजनेस कर रहा है ना, तो जो उसके परचेजिंग पावर थी लोगों की कम होने की वजह से उसका सेल कम हो गया। सेल कम होने से उसे भी फर्क पड़ेगा। उसकी लेबर पे 10 बंदों को काम करवा रहा था, 5 को निकाल देगा, तो लेबर पे भी फर्क पड़ेगा, जिसका उस अकाउंट में पैसा ही नहीं था। उस बैंक में भले ही आपका पैसा नहीं था, लेकिन उस बैंक के फेल होने से आप पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो माल खरीद रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी जिसे माल बेच रही है वो तो नहीं खरीद रहे हैं ना। तो ओवरऑल सेल घट जाएगी, सेल घटेगी तो जॉब घटेंगी, जॉब घटेंगी तो सब पे फर्क पड़ेगा। तो 2008 में ये हुआ था। उसके बाद कोरोना आ गया, 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना आने से क्या हुआ, 6 महीने 1 साल तक पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, किसी ने कोई काम नहीं करा। चाइना तो उससे आज तक जूझ रहा है, इंडिया तो फिर भी कवर कर गया। तो कोरोना आ गया, उससे भी यही हुआ था कि हमारी प्रोडक्शन बंद हो गई। उसकी वजह से, प्रोडक्शन बंद होने की वजह से लोगों के हाथ में से पैसा चला गया, जॉब खत्म, सब कुछ खत्म। तो उसे मैनेज करने में धीरे धीरे टाइम लगता है और वो धीरे धीरे कवर हो जाती है। तो अब आगे ऐसा क्या होने वाला है कि आपको लगता है कि अभी मंदी हुई है, वो तो महंगाई है, मंदी नहीं है। लेकिन क्या मंदी इंडिया में आएगी? हाँ, आसार हैं। इंडिया में मंदी आने के आसार है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल मंदी, पूरे वर्ल्ड में मंदी आने के आसार हैं। अब क्या होगा, मंदी क्यों आ रही है? अब अगर कोरोना से मंदी नहीं आ रही तो अब क्या होने वाला है जो कोरोना से मंदी, जो मंदी आएगी? तो हमारा पहला क्वेश्चन था, मंदी हुई है वो तो महंगाई है, मंदी नहीं है। लेकिन क्या मंदी इंडिया में आएगी? हाँ, आसार हैं। इंडिया में मंदी आने के आसार है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल मंदी, पूरे वर्ल्ड में मंदी आने के आसार हैं। अब क्या होगा, मंदी क्यों आ रही है? अब अगर कोरोना से मंदी नहीं आ रही तो अब क्या होने वाला है जो कोरोना से मंदी, जो मंदी आएगी? तो हमारा पहला क्वेश्चन था, ये आ गई है कोरोना वाली या नहीं आई? तो समझिए, जो कोरोना से आई थी ना, वो जो कोरोना से आई थी वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए थी, क्योंकि 6 महीने का लॉकडाउन लगा इंडिया में, उसके बाद छोटे छोटे लॉकडाउन लगे। तो उससे जो थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो गया वो तो डिमांड एंड सप्लाई थी, क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी इसलिए रेट बढ़ गए थे। तो उसे मंदी नहीं कहेंगे, वो तो ठीक है, महंगाई थी। पिछले 3 महीने से सब चिल्ला रहे हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, और वो अब कवर भी हो जाएगी, वो अब कवर भी हो जाएगी। तो जो अभी हुई है वो तो महंगाई है, मंदी नहीं है। लेकिन क्या मंदी इंडिया में आएगी? हाँ, आसार हैं। इंडिया में मंदी आने के आसार है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ओवरऑल मंदी, पूरे वर्ल्ड में मंदी आने के आसार हैं। अब क्या होगा, मंदी क्यों आ रही है? अब अगर कोरोना से मंदी नहीं आ रही तो अब क्या होने वाला है जो कोरोना से मंदी, जो मंदी आएगी? तो हमारा पहला क्वेश्चन था, महंगाई, आपको समझ में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन, मंदी क्या होती है, आपके शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। थर्ड, क्या आ गई मंदी? इसका आंसर अभी नहीं आई, आने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट, अब जब आएगी तो कितने टाइम के लिए आएगी, कैसे जाएगी, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब कोई चीज आने वाली है तो मैं उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो आएगी या नहीं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के वजह से मैं एक अनुमान दे रहा हूं, उसके कारण बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा कि मंदी आने के आसार मुझे क्यों लग रहे हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल्स को लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं कि मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं। बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है मंदी आने वाली है, बैंक ऑफ चाइना बोल रहा है मंदी आने वाली है, आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट इशू की है, उसने बोला है कि मंदी आने के आसार हैं। ब्लैक स्वान एक होता है कि इस तरह का जब भी कोई ऐसा घटित हो जाता है जो हमें पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उस वाले आइटम को, उस वाले इंसिडेंट को हम ब्लैक स्वान बोलते हैं। तो आरबीआई ने भी प्रेडिक्ट किया है कि ब्लैक स्वान आ सकता है। ब्लैक स्वान मतलब कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि 2-3 साल हम मंदी में चले जाए। तो मंदी अगर आएगी तो उसके कारण क्या होंगे, क्यों आएगी, और अगर आ गई
अगर आ गई तो फिर कब जाएगी, ये मैं आपको अब बताऊंगा। अगर आपने ये डेट्स नोट करनी है तो कॉपी कर लीजिए, पॉज करके भी कर सकते हैं, वरना मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन बचा है हमारा कि मंदी कब तक आ जाएगी, किस वजह से आएगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, इसके 3 पार्ट हैं। मंदी कब तक आने के आसार हैं, इसके बाद सेकंड है अगर आ गई तो क्यों आएगी, और थर्ड है आ गई तो कब तक जाने के आसार हैं। देखिए कब तक आएगी, मंदी कब तक आएगी, 1 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, कब तक आएगी, जिसे मंदी बोलते हैं। मंदी का मतलब ये है कि अब जिसके पास जॉब है, जॉब चली जाएगी, जिसकी जॉब है उसमें सैलरी घट जाएगी, रहना है तो इतने में रहो वरना अपने घर जाओ। सरकारी नौकरी वालों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा होगा। 50,000 वाली सैलरी को कहेंगे भैया आपका डिमोशन कर दिया गया, 40,000 मिलेंगे आपको, वरना आप जा सकते हो, हम वैसे भी छटनी कर रहे हैं। मंदी का मतलब वो है, मंदी का मतलब वो है कि आप जाएंगे, सर मुझे काम चाहिए, भैया है ही नहीं काम। जो बंदे जिस शॉप पर 10 बंदे काम कर रहे होंगे वो 5 को हटा देगा, उसे मंदी बोलते हैं। एक कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो 1200 की छटनी कर देंगे, और जो बचे हुए 800 होंगे उनकी भी सैलरी कम कर देंगे, उसे मंदी बोलते हैं। छोटी छोटी कंपनियां तो बंदी हो जाएंगी, उसे मंदी बोलते हैं। क्या वो आने के चांसेस हैं, बात करते हैं। क्यों आएगी, पहले ये समझ लेते हैं, मंदी आने के चांसेस क्यों लग रहे हैं। थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2020 में कोरोना आया, 2020 में कोरोना आया। अब मेरी डेट्स लर्न कर लीजिए। 1 अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में शेयर मार्केट क्रैश हो गई, सबको पता है। जिसने भी पैसा लगा रखा था, पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ 23 मार्च को। पहले मोदी जी ने 7 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया, मैं इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूं। 7 दिन का लॉकडाउन किया, पहले संडे का किया 1 दिन का, फिर वो 7 दिन का हो गया, और फिर वो बढ़ गया। 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ। लॉकडाउन अनाउंस होने से ही मार्केट गिरना शुरू। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 30 अप्रैल तक मार्केट गिरनी शुरू, बहुत मार्केट गिरी, मार्केट क्रैश हो गई। इतने दिनों में मार्केट में 30% नीचे आ गई। 30% नीचे आना मतलब बहुत लोगों का नुकसान हो गया, और लोगों ने सोचा अब तो कोरोना आ गया और ये तो छूने से ही फैल जाता है। लोगों को उस टाइम इसका पता ही नहीं था कोरोना के बारे में, कि सारा देश ही खत्म हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में लोग ही नहीं बचेंगे, तो मैं क्या करूंगा इस पैसे का, जब मरना ही है। तो इंडिया में गरीब आदमी सबसे पहले डरता है। इंडिया में, इंडिया के बाहर सारी मार्केट क्रैश होने लगी। अमेरिका की नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका तो कोरोना मान ही नहीं रहा था। पूरे वर्ल्ड में सब जगह लॉकडाउन लग गया जहां जहां कोरोना फैल गया। अमेरिका में रोज लाशें आई, रोज लोग मर गए कोरोना से, लेकिन उसने 1 भी दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया, और ये कह दिया अपने घरों में बैठ जाओ। जिसको लगता है कोरोना कुछ है वो अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, हम नहीं करने को कह रहे। अमेरिका की सरकार ने कहा हम आपको क्वारंटाइन करने को नहीं कह रहे, हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, अगर आपको लगता है तो अपने घर में बैठ जाओ दुकानें बंद करके। तो बहुत सारे लोग जिन पे पैसा था वो अपनी शॉप्स बंद करके बैठ गए। जो गरीब आदमी था बेचारा वो काम करता रहा। तो बाद में जब ज्यादा आलोचनाएं होने लगी अमेरिका की, तो अमेरिका के जो अपने वहां के प्रेसिडेंट थे उन्होंने सबके अकाउंट में $250 डालने शुरू में। आपके पास न्यूज आई है, आप न्यूज चेक कर लीजिए उसी टाइम की। अप्रैल मंथ में उन्होंने फ्री में सबसे पहले $250 डाल ले, फिर 1250 डाल ले, और फिर ऐसे ही बार-बार डालते रहे। लेकिन वो यही कहते रहे कि आप अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहे कर लीजिए, और बाकी सरकार आपके साथ है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ, अमेरिका में गरीब लोग है ही नहीं, अमेरिका में गरीब लोग बहुत कम है, वहां की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, वहां पर गरीब आदमी की भी इनकम बहुत ज्यादा होती है। तो जिसे हम गरीब बोलते हैं वो अमेरिका में तो होते ही नहीं है गरीब, लेकिन वो वहां के हिसाब से गरीब है। तो सरकार ने फ्री में उनके अकाउंट में एक पैकेज डाल दिया, राहत पैकेज। हमें भी लगने लगा अमेरिका वालों ने डाला तो इंडिया वाले भी डाल लेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की सरकार को शायद पता था फ्री में पैसा देंगे तो मंदी आ जाएगी, जैसा श्रीलंका में हुआ। तो हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी की जय। और हमारी पिछली सरकार भी बहुत अच्छी थी, उसमें सरकार तो अच्छी थी या नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा किया है।
इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। जो अच्छा है सो अच्छा है। अब आ जाते हैं हमारी सरकार के लिए, मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो समझते हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ कि फ्री में अकाउंट में पैसा डाल दे जाए, वरना हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाता। लेकिन अब जो अगली मंदी आने वाली है, क्योंकि श्रीलंका बनेगा अमेरिका। हालांकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि श्रीलंका नहीं बन पाएगा, लेकिन कईयों को बना देगा। अब क्या हुआ, अमेरिका में फ्री में डॉलर्स आने लगे और अमीर लोगों के पास तो पहले से ही पैसा था। अब जब फ्री में डॉलर आने लगे तो अमेरिका में भी महंगाई होने लगी, बिल्कुल वही जो श्रीलंका में हुआ। हमारे यहाँ सब क्या कोरोना चल रहा था, किसी के पास पैसा ही खरीदने को नहीं था। अमेरिका के पास एक्स्ट्रा पैसा था, क्योंकि उसके तो फ्री में अकाउंट में पैसे आ रहे थे सब लोगों के। जब अमेरिका में सब लोगों के पास फ्री में पैसा आने लगा तो वही हालत होनी शुरू हो गई छोटे लेवल पे, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि $200, $250, $1200, $1500 अगर डाल भी देगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हुआ कि रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है, वहां के लोगों ने महंगे में ही खरीद लिया। लेकिन वो इतनी छोटा पैकेज था उनके लिए कि ज्यादा कोई खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जब वो रेट बढ़ने शुरू हो गए तो जो वहां का व्यापारी था, उसकी 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बिकने लगी, तो उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। जो लेबर क्लास आदमी था उसने उस चीज को खरीद लिया, और जो व्यापारी था उसने उसे बेच दिया। तो बेचने वाले को प्रॉफिट बड़ी अमाउंट में हो गया, खरीदने वाले की जेब से कुछ गया नहीं, उसे फ्री में खाने को मिल गया। और कोरोना के टाइम पर जो उसकी जॉब गई थी उसको नुकसान नहीं हुआ कि जॉब जाने के बदले मुझे सैलरी गवर्नमेंट ने दे दी। और थोड़ी सी महंगाई बढ़ी तो सरकार को, वहां अमेरिका की सरकार को थोड़ी सी महंगाई बढ़ने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बाद में धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। अभी तक नहीं हुई है। तो वहां हुआ क्या, मेनली ये समझ लीजिए। इमर्जिंग मार्केट में सबसे अच्छी मार्केट, शेयर मार्केट इंडिया की चल रही थी उस टाइम पर भी, और आज भी अच्छी मार्केट है औरों की अपेक्षा। तो अमेरिका के लोगों ने सारा पैसा लगा दिया इंडिया में, बहुत सारा पैसा। अब आप अप्रैल 15 से लेके और मई, जून, जुलाई 31 तक के डाटा देख लीजिए, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया इन दिनों में। हर रोज न्यूज आती थी, हमारे इस वाले देश में 20 लाख करोड़ आ गए, हमारे इंडिया में इस वाले दिन में हमारे 25 लाख करोड़ आ गए। तो मतलब लैक्स करोड़ में हमारे पास रोज की रोज इन्वेस्टमेंट आती गई। तो सारे अमेरिका वालों के पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था, वो प्रोडक्शन तो वहां कर नहीं रहे थे, सब डरे अपने घर में बैठे थे फैक्ट्रियां बंद करके। तो उन्होंने क्या कहा, इस पैसे को कहीं तो लगाना है। इंडिया की मार्केट 30-35% डल चुकी है, उन्हें पता था, इंडिया पे विश्वास था उन्हें, और ना ही वो डर रहे थे कोरोना से, क्योंकि वहां तो सरकार कोरोना से डरा ही नहीं रही थी, तो डर नहीं रहे थे। उन्होंने उठा के सारा का सारा पैसा ऑनलाइन बैठ के इंडिया की मार्केट में लगा दिया, और इंडिया की मार्केट दौड़ने लगी। वो 35% गिरी थी, उसकी जगह पर 60% चढ़ गई। अब आप अपना डाटा देख लीजिए, अप्रैल एंड में जो मार्केट थी और जुलाई एंड में जो मार्केट थी, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इतना ज्यादा था कि उसने अपना ऑल टाइम हाई भी काट दिया, उससे भी ऊपर चढ़ गई, ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चढ़ गई। तो हमारे देश में क्योंकि वो पैसा आने लगा, और जैसे ही पैसा आता है तो चीज बढ़ने लगती है, तो हमारी शेयर मार्केट बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ, अब अमेरिका का सब कुछ ठीक होने लगा है, वहां प्रोडक्शन होने लगी है। अब वहां से, हमारे यहां से पैसा निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसी वजह से मार्केट गिर रही है। अब हमारा पैसा इतना ज्यादा निकल रहा है कि आरबीआई को भी टेंशन हो गई। आरबीआई ने भी नोटिस जारी किया है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी एक बहुत बड़ी अमाउंट हमारे शेयर मार्केट से और बाकी कंपनियों से भी विड्रॉ की जाएगी। तो हमारे देश में से पैसा चला जाएगा। अब हमारे देश में से पैसा चला जाएगा तो जो हमारे हाथ का पैसा है वही कम हो जाएगा ओवरऑल, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब हमारे देश में से पैसा निकल जाएगा तो हमारी जो है परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो थोड़े दिन के लिए मंदी आ सकती है सभी देशों में, क्योंकि अमेरिका वालों ने खाली हमारे यहाँ नहीं लगाया, सब देशों में लगाया था। तो वो सब देशों से पैसा निकाल रहे हैं अब और अपने देश में ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर मंदी ज्यादा हो गई है, वहां पर प्रोडक्शन कम है और वहां पर जो है रेट बढ़ चुके हैं, तो उन्हें अपने लिए पैसे की जरूरत है, सारा पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। तो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट है, छोटे छोटे देश अमेरिका के अपेक्षा छोटे हैं, उसमें जो है अब मंदी आने के आसार हैं, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट से पैसा निकलेगा अगर और निकला। अब सर मंदी आने के आसार कितने महीनों में है? पिछले 2 महीने से अमेरिका वाले हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, इसी वजह से शेयर मार्केट गिर रही है। और अभी अगर उन्हें और पैसा निकाल दिया तो शेयर मार्केट थोड़ी बहुत और गिर सकती है। अगर ये पैसा निकल गया तो जब तक इतना ही पैसा मार्केट में है तो सरकार डाल ले या कोई अमेरिका वाला डाल ले, इतना ही पैसा जब तक कोई डालेगा नहीं तब तक वो मंदी नहीं जाएगी। अब इतना ही पैसा मार्केट में डालने का कोई तरीका नहीं है।
तरीके बता देता हूं। सरकार ने कहा हमारे देश से इतने लाख करोड़ रुपए गए हैं, इतने लाख करोड़ में मार्केट में डाल दो। मार्केट में कोई सड़क पर थोड़ी डाल देंगे कि आओ उठा लो, या तो सरकार हमारे अकाउंटों में डाल दे 11-11 लाख रुपए, तो मार्केट में पैसा आ जाएगा उतना ही। लेकिन फिर हम श्रीलंका बन जाएंगे, सरकार क्या करे? या फिर सरकार कहे मुझसे लोन ले लो, लोन ले लो। अरे वैसी मंदी आ गई, माल तो बिक नहीं रहा है, लोन लेके क्या करेंगे कम रेट का। हालांकि ये काम सरकार ने करना शुरू कर दिया है। आपको आज इतनी ज्यादा फाइनेंस कंपनी मिल जाएंगी, सरकार ने क्या रखा है, सबको लोन दे दो। लोन लेना बहुत आसान हो गया है, किसी भी बैंक में फोन कर दो, लोन मिल जाएगा। मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन लोन दिलवा दूंगा आपको। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना व्हाट्सएप नंबर, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो लोन देने से भी मार्केट में पैसा आ जाएगा और सरकार आपको वो दे रही है। पिछले 3-4 साल से सरकार को भी पता है, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है हमारे इस टाइम, निर्मला सीतारमन जी हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनको सब पता है कि कब देश में क्या आने वाला है। तो मैं भी एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, इसलिए मैं सब चीज़ समझ पाता हूँ। मैं इनके सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सारे के सारे इनके लेक्चर सुनता हूँ, जो ये अपना भाषण देती हैं, सारे के सारे इधर उधर, फाइनेंस मिनिस्टर हो हमारे या आरबीआई गवर्नर हो, इनके सब सुनता हूँ और उन्हें समझकर आपके सामने बता देता हूँ। तो अगर हमारे देश में भी मंदी आएगी, तब आएगी जब अमेरिका पैसा निकाल लेगा। अमेरिका के साथ साथ अब क्या होगा, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ, रशिया वालों ने भी पैसा निकाल लिया। सिर्फ अमेरिका नहीं निकाल रहा है, रशिया वालों ने भी पैसा निकाल लिया। अगर अब चाइना से लड़ाई हो गई तो चाइना को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसने भी हमारे देश में बहुत पैसा लगाया हुआ है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं चाइना ने भी हमारे यहाँ, तो चाइना भी पैसा निकाल लेगा। अमेरिका तो निकाल ही रहा है पहले से, रशिया ने भी निकाल लिया, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। और जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने भी हमारे देश में, सभी देशों में सब करते हैं, जब उन्हें रिक्वायरमेंट है वो भी निकाल लेंगे। जब पैसा निकलेगा इतना सारा, तो सिर्फ हमारे देश से ही नहीं निकल रहा है, और देशों से भी निकलेगा। हमारे यहाँ भी मंदी आएगी, और जगह पर भी, सब जगह मंदी आएगी। और जब ये सब जगह मंदी आएगी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इंडिया मंदी में से बाहर निकल जाएगा और बाकी सब नहीं निकलेंगे। ऐसा तो हो सकता है कि इंडिया थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, बाकी सब थोड़ा लेट निकल जाएंगे, या बाकी सब जल्दी निकल जाएंगे, इंडिया थोड़ा लेट हो जाएगा। वो आपके अपने ऊपर है कि आपकी सरकार ने क्या किया। लेकिन अगर मंदी आएगी तो चारों तरफ आएगी, और बचेंगे तो चारों तरफ से बच जाएंगे। बस ये कि थोड़ा बहुत पहले या बाद में हो सकता है, क्योंकि अगर मंदी से अमेरिका निकल गया तो हमें भी निकाल लेगा, क्योंकि हमसे परचेज कर लेगा, कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर लेगा, हमारे यहाँ से गेहूं खरीद लेगा, तो हम भी निकल जाएंगे बाहर। तो जब मंदी हटनी शुरू होगी तो सब पे सट जाएगी, और जब मंदी लगेगी तो सब पे लग जाएगी। तो खैर, हमारे पास मंदी कब आएगी, सिर्फ उसका एक ही कारण लग रहा है कि अगर हमारे देश में से अगर ये वॉर छिड़ गई, जो छिड़ने के आसार हैं, अगर ये वॉर छिड़ गई तो सभी देशों का पैसा निकलेगा और वहां की शेयर मार्केट टूटेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हट जाएंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कम हो जाएगा, आपके पास कोई भी चीज आ नहीं पाएगी। आपको फोन लेना है तो चाइना में तो वॉर चल रहा है, तो चाइना से कुछ माल आ ही नहीं रहा है, अमेरिका भी से भी नहीं आ रहा है। अब जो हमारे इंडिया में बनाने वाले बंदे हैं, उन्हें चिप जो है इंडिया में बनती नहीं है, चिप सेट, तो चिप तो अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो इंडियन सप्लायर भी हैं, आपकी जो इंडियन कंपनियां भी हैं मोबाइल की या लैपटॉप की, लेनोवो ले लो, सोनी हो गई और ये सब हो गई, ये जो इंडियन कंपनियां भी हैं, इनको भी अपना चिप लेने के लिए तो चाइना से ही लेना पड़ता है ना। इंडिया में तो बनती नहीं, अमेरिका में भी नहीं बनती है उस लेवल पे, चाइना से ही इंपोर्ट करके आपको लैपटॉप और मोबाइल बना कर देते हैं। तो अगर चाइना में ही झगड़ा हो गया तो हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल मिलेंगे ही नहीं, जैसा लॉकडाउन में हुआ था। तो ओवरऑल जब पैसा घट जाएगा तो हमारे पास सप्लाई भी घट जाएगी सब चीजों की, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं किसी भी रेट में। आप पैसे दोगे, माल ही नहीं है, कहां से ले लोगे। तो उसी को मंदी बोलते हैं कि जब या तो रेट बढ़ने की वजह से या रेट घटने की वजह से या कैसे भी आपके हाथ में माल ही नहीं है, तो ओवरऑल बेसेल ही नहीं हो पा रही है, आपसे कोई लेगा ही नहीं। जब कुछ बन के आ ही नहीं रहा है तो यहाँ असेंबलिंग करेगा कौन। जब असेंबलिंग हो ही नहीं रही है, सबकी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी तो मंदी आ जाएगी। और मंदी से निभरने के लिए जब भी मंदी आई है, चाहे वो 1991 में आई थी, 2008 में आई थी, या फिर अब कोरोना आया, कम से कम 2 साल 3 साल, मतलब कम से कम 1-1.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगे हैं अब तक। 2 या 3 साल में वो मंदी चली जाती है, लेकिन उन 2-3 साल के झटके हर कोई नहीं झेल पाता। आधे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोगों का बिजनेस टूट जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो उन 2-3 साल से संभल के चलने के लिए आपके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। आपके पास कम से कम अगले 2 साल में आप जितना खाना खा लोगे, इतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जमा रहना चाहिए, या गोल्ड के रूप में आपके पास होना चाहिए, जिससे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप भूखे नहीं मरोगे। अपने ऊपर जो लोन की अमाउंट है वो कम कर लीजिए, क्योंकि आप उस टाइम पर उसका इंटरेस्ट कैसे दोगे, इंस्टॉलमेंट कैसे दोगे, उसका अपना कर लीजिए। लोन की इंस्टॉलमेंट प्लस आपने खाने का आपके पास अगले 2 साल का होना चाहिए, उसका पहले से कर लीजिए। अगर मंदी आ भी गई तो आप उसे झेल पाएंगे, और 2 साल बाद फिर उतनी ही तेजी भी आएगी कि वो कवर हो जाएगा है। तो मंदी क्यों आने के आसार है ये मैंने आपको बता दिया। और कब तक आएगी, आ सकती है अगले 3-4 महीने के अंदर। अगले 3-4 महीने के अंदर अगर वॉर छिड़ गई
तो मंदी आएगी। चाइना से भी पैसा निकाल रहा है अमेरिका, और भी इमर्जिंग मार्केट जितने भी है वहां से भी अमेरिका भी पैसा निकाल रहा है, और दूसरे देश भी पैसा निकाल रहे हैं। सब मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे शेयर आज ही बेच दो, बल्कि आपके पास इतना होना चाहिए कि कल को अगर मंदी आ गई, शेयर मार्केट और 10% 15% नीचे जाएगी तो आपने खरीदना है, क्योंकि 2 साल बाद जब मंदी हटेगी तो उतनी तेजी भी आएगी, शेयर मार्केट जो लेवल आज है इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल गले तक परचेज करके नहीं रखना है, और कुछ बेचना भी नहीं है, लॉस में नहीं बेचना है। आपने अपने शेयर्स खरीद के रखे हुए रखे रहने दो। जब मंदी आएगी, जब पूरी मंदी आ जाएगी और तब तेजी वाला टाइम आएगा, तब खरीद लेना, तब काम आएगा आपके वो। तो 3 से 4 महीने में मंदी आने के आसार लग रहे हैं। कब जाएगी, कब जाएगी? अब ये मैं रफ कर रहा हूं, अगर आपने कॉपी करना है तो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। कब जाएगी, अब देखिए कब जाएगी पे आ जाते हैं। अमेरिका में मंदी के आसार नजर आने लगे हैं, जिस वजह से फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.75% कर दिया है। पहले अमेरिका में ब्याज नहीं मिलता था, इसीलिए जब अमेरिका वालों के पास पैसा नहीं है तो वो दूसरे देश में पैसा लगाते थे। वहां पर उन्हें 1% का भी फायदा हो गया साल में, तो उन्हें फायदा नजर आता था कि हमने इंडिया में पैसा लगाया और शेयर मार्केट में 2% साल का इंटरेस्ट मिल गया, हमें 2% बढ़ गया सारे टैक्सेस वगैरह निकालने के बाद, तो उन्हें फायदा नजर आता था। और इतने ज्यादा टैक्सेस हैं दूसरे देश से हमारे देश में पैसा लगाने में, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं और सारा काम वाइट में करना पड़ता है, तो ये भी टेंशन हो जाती है। तो अमेरिका का सारा पैसा हमारे यहाँ और दूसरी इमर्जिंग मार्केट में चला जाता था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि हम 0.75% इंटरेस्ट देंगे, तो लोगों ने हमारे देशों में, सब देशों में से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और वहां की एफडी में जहां पर 0.75%, 0.7% के लगभग इंटरेस्ट मिल रहा है, वो वाली मार्केट में वहां के एफडीओ में अपने बैंकों में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया फेड ने? जैसे हमारे देश में आरबीआई होता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है। फेडरल रिजर्व मतलब जैसे हमारे देश का बैंक आरबीआई है, वहां पर बैंकों का बैंक फेड है। तो फेड ने क्या किया कि इस बार अपने रेट, इंटरेस्ट रेट पिछले 25 सालों से नहीं जिसने बढ़ाए थे, 0%, 0.1% नेगेटिव परसेंटेज में चलते थे कि अगर आप हमारे बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपसे ब्याज ले लिया जाएगा, और कुछ लिमिट ऐसी होती थी कि आपको जमा करना ही पड़ता था। तो वो बढ़ाकर उसने पॉजिटिव में कर दिया, पॉजिटिव में भी 0.75% कर दिया। तो जब फेड रिजर्व ने अपना जो है रेशियो, अपना जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इस वजह से मार्केट से पैसा निकल रहा है और अमेरिका में जा रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये जो उन्होंने शुरू में $250 $1250 डाले थे ना हर किसी के में, इसकी वजह से महंगाई आ गई, तो उन्हें पता चल गया मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है। मार्केट में पैसा ज्यादा होने की वजह से रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। महंगाई को कम करने का तरीका है मार्केट में से पैसे कम कर दो। तो उन्होंने कहा मार्केट में से पैसे ऐसे कैसे कम कर दे, किसी छीन थोड़ी लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हमारे एफडी करो। तो एफडी करने के लिए हर गरीब आदमी ने अपना पैसा उठा के एफडी में डाल दिया। बैंक मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा और अमेरिका की महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन महंगाई कम होने के चक्कर में अच्छों को ले डूबेगा, क्योंकि हमारे देशों से भी पैसा निकल के वहीं जा रहा है। तो यही कारण है हमारे यहाँ मंदी का। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट आया था 5% और वहां पर इंटरेस्ट रेट है 0%, उस टाइम पर था 0% इंटरेस्ट रेट और 5% इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में और इंटरेस्ट रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5% का। जब इंटरेस्ट रेट में और इन्फ्लेशन रेट में इंटरेस्ट ज्यादा हो तो उसी को मंदी बोलते हैं, उसी को रिसेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर मंदी आ भी गई तो आज के टाइम पर हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 5%। ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ 7% हो गया था तो लोग सरकार गिरा देते हैं यहाँ पे। अगर 5 की जगह 7% हो जाए तो सरकारें गिर जाती है इंडिया में। मैं कह रहा हूं कि मंदी आने पे 10% हो जाएगा, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। 10% का मतलब रेट ये हो गया कि दूध आपको 70-80 रुपए लीटर मिलेगा अगर 10% हो गया। अगर मैं आलू की बात करूं तो जो आजकल शायद 15 से 20 रुपए किलो है, वो 30-35 रुपए किलो मिलेगा अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट आ गया। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आने की कोई चांसेस नहीं अगर मंदी आ गई। लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट हमारे यहां पर है 6%। 6% इंटरेस्ट रेट है। 10% को कम करने के लिए सरकार को सिर्फ 5 दिन लगेंगे और वो इसे उठा के 7% के आसपास ले आएगी, जो कि अभी 5 है।
अगर 5 से 10 हो गया, पहले ऐसा होना नहीं है, अगर मंदी आ भी गई तो 5 से बढ़कर 7 या 7.5 हो जाएगा, और उसे हमारी सरकार एकदम से कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सरकार को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, और बड़े आराम से आरबीआई से कवर कर लेगा। कुछ टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये कवर हो जाएंगे। तो और अगर 10% भी हो गया तो हम 7% तक तो 1 ही साल में ले आएंगे, और वापस 5% में लाने पे 1 साल और लग जाएगा। तो मेरी को लगता है कि 1 साल से 2.5 साल, 1 साल से 2.5 साल लग जाएगा अगर मंदी आई तो 12 महीने से लेके और 30 महीने 30 मंथ्स तक हमें लग जाएंगे उसे कवर करने में। जो अच्छे देश हैं, इंडिया और भी बहुत सारे हैं जिन पे कर्ज कम है, हमारे देश पे सबसे बहुत कम कर्ज है। अगर टॉप 10 देखा जाए कि वर्ल्ड बैंक से किसने कितना कर्ज लिया हुआ है, तो इंडिया पे बहुत कम कर्ज है। अमेरिका पे सबसे ज्यादा कर्ज है वर्ल्ड बैंक का, और वर्ल्ड बैंक वहीं पर है। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा कर्ज है, उसके बाद चाइना का है, और बहुत सारे देशों का है। हम तो बहुत नीचे आते हैं, तो हमारे पास कर्जा बहुत कम है हमारे ऊपर। तो 12 महीने से लेकर 30 महीने तक लग जाएंगे हमें उस मंदी में से निकलने में। बाकी हमारी सरकार के ऊपर वो कितना अच्छे से काम करती है, तो 12 महीने से पहले भी निकाल सकती है। लेकिन जितने तरीके से सरकार काम कर रही है, 12 से 30 महीने में हमारी मंदी चली जाएगी अगर आई तो कब जाएगी का आंसर हो गया 12 से 30 महीने। तो आपके पास लगभग 2 साल का खाना पीना और इंस्टॉलमेंट के पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए, जिससे कि आपकी सब चीजें ना रुके और सब कुछ सही चलता रहे। आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। आज वीडियो लंबी हो गई है, तो हम इसमें एक टॉपिक और जोड़ना चाह रहे थे, वो नहीं जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबको रिकमेंड करें, इसी तरह के वीडियोस के लिए आती रहेंगी आपके पास, और सबको रिकमेंड करें हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।